बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। कस्टम एक्ट 1969 और इसका आज हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे कि जब हम कस्टम एक्ट 1969 को पढ़ रहेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा वर्ड यूज़ होगा तो हम उससे मुराद क्या लेंगे। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपको किसी कॉमन एग्जांपल से अगर आपको जस्टिफाई करें, आप किसी इंडिविजुअल से पूछते हैं कि आपके वेल्थ का क्या स्टेटस है। वो आपसे कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, और हालांकि वो बड़ी लेविशियस या बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा है, तो आप उस पर डाउट करेंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इसकी एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोजीशन को कोई हाइड करने के लिए एक्चुअल चीज़ ना बताए और एक्चुअल चीज़ कुछ और हो, और वो एक्चुअल चीज़ मालूम करने के लिए आप जितनी तगोदाव करते हैं, हर चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको कहते हैं असेसमेंट। इस तरीके से बहुत सारे टैक्स पेयर्स होते हैं जो अपना टैक्स प्रॉपरली नहीं पे करते और अपने बिजनेस के रिकॉर्ड में चीज़ों को मैनिपुलेट करके शो करते हैं। उससे मुराद क्या होता है, ताकि वो टैक्स से बच सके। तो टैक्स अथॉरिटीज़ समटाइम उसकी असेसमेंट करते हैं कि इसकी एक्चुअली बिजनेस की सिचुएशन है क्या, उसकी ट्रांजैक्शन कितनी होती हैं, कितनी सेल्स करता है, कितनी परचेजेज होती हैं। तो वो मुख्तलिफ ऑडिट के प्रोसीजर लगा के वो देख लेते हैं, उनको मालूम हो जाता है कि इसकी एक्चुअल जो है वो पोजीशन क्या है। तो इसको कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल की एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन को देखने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है उसको कहते हैं असेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे साथ ही वर्ड आ गया ऑडिट। ऑडिट से मुराद यही है कि ऑडिट अथॉरिटीज़ जब किसी चीज़ की इन आउट देखते हैं, सेल परचेज देखते हैं, उसकी मूवमेंट देखते हैं, तो उसका ऑडिट होता है। और जितनी भी आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एक बिज़नेस की, एक इंडिविजुअल की, एक पार्टनरशिप की, किसी की भी, तो उसका ऑडिट जब करवाते हैं तो वो चीज़ें टैली की जाती हैं कि एक्चुअली चीज़ें थी क्या, और जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही हैं वो सही हैं या गलत है। अब किसी की सेल्स टोटली जितनी शो हो रही हैं उसको वो पूरे रिकॉर्ड से देखा जाएगा, उसके जितने भी सेल्स लेजर्स हैं उनसे देखा जाएगा, सेल्स के उसके इन्वाइसेस हैं उससे देखा जाएगा, तो उसका पता चल जाता है। तो इसी तरीके से परचेजेस में अगर कोई जो चीज़ें शो हो रही हैं तो क्या वो इतनी ही है, जो मशीनरी की वैल्यूएशन शो हो रही है वो इतनी ही है। उसको जब प्रॉपरली जब वो चीज़ इंडक्ट होती है बिज़नेस में आती है और साल साल उस पर डेप्रिसिएशन होती है, या फिर उसकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है क्या वो सही तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक किया गया, या जो तरीक़ाकार बिज़नेस ने अपना बताया कि हम इस तरीके से अपने अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो उसके मुताबिक सही तरीके से मेंटेन किया गया है। तो ये ऑडिट होता है, यानी कि जो प्रॉपरली एज़ पर जो रूल्स हैं, एज़ पर जो ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक चीज़ों को तैयार किया गया है, या फिनेंशियल स्टेटमेंट या बिज़नेस के जो प्रोसेसेस हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन किया गया, यानी उसको कहते हैं ऑडिट। अच्छा, इसके बाद है बैगेज। आप कभी एयरपोर्ट पे जाते लोगों को देखें तो उनके पास कुछ सामान होता है, बैग्स होते हैं। तो अगर वो छोटी कुछ ट्रांसपोर्टेबल हैं जो चीज़ें हैं जो वो अपनी चीज़ें कैरी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैगेज। तो इसमें क्या है, इसमें मोटर व्हीकल्स नहीं आती बैगेज में, बाकी जितना भी सामान आना जाना होता है एक इंडिविजुअल के साथ उसको कहते हैं बैगेज। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोर्ड। बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फेडरल, पहले इसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ रेवेन्यू था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, CBR जिसको कहते थे, लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद ये अब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये अंडर सेक्शन 3 जो है FBR एक्ट के मुताबिक बना है, यानी कि इसका एक वजूद जो है वो FBR एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट से वोटिंग के ज़रिए एक कानून पास होता है। तो उसके सेक्शन 3 के मुताबिक ये बोर्ड बना हुआ है जो अपने फंक्शंस करता है। जितने भी रेवेन्यूज़ टैक्स की मद में कलेक्ट होते हैं ज़्यादातर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही उनको मॉनिटर कर रहा होता है, या इसी प्लेटफॉर्म से उनको मैनेज किया जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारी कैरियर।
जो भी कैरी करने वाला उसको हम कहते हैं कैरियर। तो कैरियर से मुराद जब हम कस्टम की मद में कहते हैं तो जो भी लोग या बिजनेसमैन अपनी वेसल्स के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए चीज़ों को लेके आते हैं, लेके जाते हैं, उसमें मुसाफिर भी हो सकते हैं जो थ्रू शिप जाते हैं, तो सामान लेके जाने वाले, चीज़ों को लेके आने जाने वाले पर्सन को कैरियर कहेंगे, या जो उसकी ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इसके बाद है कोस्टल गुड्स, वो चीज़ें जो साहिल समंदर के ज़रिए से पाकिस्तान में आती हैं या पाकिस्तान से जाती हैं, उसको ज़्यादातर हम कोस्टल गुड्स कहेंगे, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वेसल के ज़रिए से पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कलेक्टर। जिस तरीके से टैक्स अथॉरिटीज़ में कमिश्नर होता है इसी तरीके से कस्टम में उसको कलेक्टर कहते हैं, जो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और ये भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एक्ट है 2007 का, उसके सेक्शन 3 के मुताबिक इसकी डेजिग्नेशन है। और कोई एक ऐसा इंडिविजुअल अगर कस्टम अथॉरिटीज़ का कलेक्टर खुद मौजूद नहीं और उसकी जगह पे उसके डेजिग्नेशन के मुताबिक किसी और को जिम्मेदारियाँ दी जाएँ कलेक्टर वाली, तो उसको भी कलेक्टर कहेंगे। इसके बाद आ जाता है कलेक्टर अपील। ये भी अंडर सेक्शन 3 ही अपॉइंट किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो ड्यूटी देने वाले, कस्टम ड्यूटी देने वाले और कस्टम ड्यूटी लेने वाले, यानी कि कलेक्टर की जो आगे ऑफिस के उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उन दोनों में कोई अगर कंट्रडिक्शन आ जाए, दोनों में कोई तजाद आ जाए, या दोनों एक दूसरे से एग्रीव्ड फील करें, तो जो मामला जाता है जो इंसाफ की पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं टैक्स की मद में, तो वो अपील होती है। और कलेक्टर अपील्स को एक अपील दायर की जाती है, और ज़्यादातर वो ड्यूटी पे करने वाले जहाँ पे ये फील करते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो उसको अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन, कंट्रोल्ड डिलीवरी। कंट्रोल डिलीवरी का बड़ा एक गहरा मकसद है। सम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना पाबंदी होती है, जैसा कि मंशियात। लेकिन वो चीज़ें सम टाइम मेडिसन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को अलाउ भी करना है लेकिन रेस्ट्रिक्ट भी करना है, यानी कि इजाज़त होगी लेकिन चंद एक लोगों को, जिन चंद लोगों को इजाज़त होती है उनको लाइसेंस दे दिए जाते हैं। और फिर वो चीज़ों की जितनी भी मूवमेंट होती है उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली ऑथराइजेशन के बाद, कानून को इन्फॉर्म करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी, उसकी डिलीवरी होगी, उसका यूजेज होगा, वो इस जो अथराइज्ड पर्सन हैं उन्हीं के ज़रिए से होगा। और उसकी मूवमेंट आज़ादाना तौर पे नहीं होगी, बल्कि जो इस चीज़ का लाइसेंस होल्डर लोग हैं उन्हीं को अथराइज्ड होगा। तो इस तरह की जो चीज़ है जिसको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाता है, उसकी प्रोडक्शन को भी, उसकी मूवमेंट को भी, उसकी सेल्स को भी, तो उसको कहते हैं कंट्रोल्ड डिलीवरी, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो या नेगेटिव उसके इस्तेमाल से बचा जा सके। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।